हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। होम एंड अब्रॉड इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के रिमार्क्स पे यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। बहुत ही प्यारा और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। आज का क्विज आपको दिखा दें। अब आर्टिकल पढ़ते हुए ना सिर्फ ट्रांसलेट करना है बल्कि ध्यान रखना है ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मन से आप पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, एक ट्राई आप इनको भी दे सकते हैं। शुरू करेंगे क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे हैं होम एंड अब्रॉड। देखिए, होम का मतलब है घर और अब्रॉड का मतलब है विदेश। कह रहे घर में और विदेश में दोनों ही तरफ इंडिया के पास चैलेंजेस हैं। और कैसे हैं? ऑन इंडियाज़ रोल एज अ ब्रिज बिटवीन पोलराइज्ड नेशन। बात हो रही है इंडिया के रोल की, इंडिया की भूमिका की। और कैसे? एक ब्रिज के तौर पे, एक पुल के तौर पे। और ये पुल किन के बीच में होगा जी? पुल होगा, बिटवीन लगा के बता रहा है, पोलराइज्ड नेशंस के बीच में। ऐसी नेशंस जो पोलराइज्ड हो चुकी हैं। अब ये क्या होता है पोलराइज्ड? हिंदी में इस वर्ड का मतलब होता है ध्रुवीकृत। अगर आप देखो दुनिया को तो आज 2 पालों में बढ़ चुकी है। एक तरफ रशिया और चाइना, दूसरी तरफ आपको मिलेगा यूएस और उसके अलाइज। तो 2 पोल्स बन चुके हैं दुनिया के। जैसे अर्थ के 2 पोल्स क्या हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे दुनिया के 2 पोल्स बन गए हैं, रशिया चाइना और यूएस यूके का ग्रुप। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। अपने अपने पाले में चले जाना और एक दूसरे को चैलेंज करना। तो ऐसी एक दुनिया के बीच में अब इंडिया का रोल एक ब्रिज का हो चुका है, क्योंकि इंडिया की सभी के साथ में दोस्ती है। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इफ इंडिया इज टू यूनाइट पोलराइज्ड नेशंस इट मस्ट ब्रिंग ऑल डिवाइसिव फोर्सेस अंडर कंट्रोल। कह रहा है अगर इंडिया को यूनाइट करना है, अब ये स्ट्रक्चर आपको करवाऊंगा मैं अभी, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू। कह रहा है इफ इंडिया इज टू यूनाइट, अगर इंडिया को यूनाइट करना है। और किन को करना है यूनाइट? यूनाइट का मतलब होता है एक साथ लाना, है ना, सबको एक करना। तो कह रहा है अगर इनको एक करना है ना, ऐसी नेशंस को जो पोलराइज्ड हैं, जो ध्रुवीकृत हो चुकी हैं, जो या तो यूएस की तरफ चली गई हैं या रशिया की तरफ चली गई हैं। कह रहे तो इसको मस्ट ब्रिंग करना ही चाहिए, लेकर के आना ही चाहिए। और किसको? सारी की सारी डिवाइसिव फोर्सेस को, सारी की सारी बांटने वाली ताकतों को, डिवाइसिव मतलब बांटने वाली। और कहाँ लाना है? अंडर कंट्रोल, कंट्रोल के अंडर। तो डिवाइसिव ताकतों को कंट्रोल में ला करके ही इंडिया दुनिया के पोलराइज्ड नेशंस को यूनाइट कर सकती है, इनको आपस में जोड़ सकती है एक ब्रिज की तरह। सेटेज समझ में आ गया? इंडिया सब्जेक्ट है, वर्ब है इज, वर्ब है इसकी इज। इट सब्जेक्ट है, अगेन इंडिया के लिए आया है, इसकी वर्ब है मस्ट ब्रिंग समवन अंडर कंट्रोल, मतलब किसी को नियंत्रण में, कंट्रोल में लाना। डिवाइसिव का मतलब होता है जो आपको डिवाइड करे, जो आपको बांटे, इसको डिवाइडिंग भी बोलते हैं। डिवाइसिव मतलब डिवाइडिंग। अब देखो डिवाइसिव जो वर्ड आप देख रहे हो ना, इसको डिसाइसिव वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। ये वर्ड है डिवाइसिव, जो आपको डिवाइड करे। ये है डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक। निर्णायक सुना होगा ना आपने, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं। निर्णायक को इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूडिंग। ऐसी चीज़ जिससे फाइनल फैसला निकल करके आए किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं निर्णायक या डिसाइसिव। जिसमें डिसीजन हो, जिसमें कुछ फाइनलिटी निकले, वो होता है डिसाइसिव। तो दोनों अलग वर्ड्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना इन पे। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे इस टू, एम टू, आर टू वाली में। देखो ये स्ट्रक्चर मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, बेसिक्स में भी हो चुकी है। इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में अगर टू आ जाए तो इसका क्या मीनिंग होता है? देखो इसका सीधा सा मीनिंग ये है, बीच में आप गोइंग लगा दो, मीनिंग निकल आएगा। जैसे इंडिया इज टू इन्वेस्ट इन श्रीलंका पोर्ट्स। इंडिया इज टू इन्वेस्ट है श्रीलंका के पोर्ट्स में। अब मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सा काम क्या करना है, यहाँ पे इज के बाद में लगा देना है गोइंग, मतलब दिमाग में सोच लेना है गोइंग। जैसे ही आप सोचोगे आपको मीनिंग निकल आएगा। इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन श्रीलंकन पोर्ट्स, ऐसा इंडिया करने वाला है। वैसे आई वॉज टू स्लीप व्हेन यू कॉल्ड, मैं सोने वाला था जब आपने फ़ोन किया। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? आई वॉज गोइंग टू स्लीप व्हेन यू कॉल्ड, मैं सोने ही वाला था, आई वॉज गोइंग टू स्लीप व्हेन यू कॉल्ड। वैसे इफ़ इंडिया इज गोइंग टू यूनाइट, अगर इंडिया को यूनाइट करना है, अगर इंडिया यूनाइट करने वाला है ऐसी नेशंस को, तो इसको ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। थोड़ा शोर हो रहा है आज आसपास से, जिस होटल में मैं हूँ आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो
एक दिन की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ना। कल से मैं कोशिश करूँगा नाइट में वीडियो को रेडी कर दूँ मैं। चलिए, ये एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो लास्ट मोमेंट तक आपको पता ही नहीं होगा मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। अब ये सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। मैं वही चीज़ें प्रमोट करूँगा जो मैं खुद भी यूज़ करूँगा। टेक्स्टबुक की एक ही खूबी है, सारे एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है, अफोर्डेबल। 45,000 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाते हैं। अब इसमें एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही पैकेज में सारे एग्जाम्स कंबाइंड है। अब ये सारे मॉक टेस्ट तकरीबन 41,000 हो चुके हैं। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ 399 में और 3 साल की वैलिडिटी के साथ में 599 में। लेकिन याद रखें, इस पे आपको मिलता है एडिशनल ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YD10। कोड को यूज़ करने से 1 साल का मॉक टेस्ट पैक आपको मिलता है 360 में और 3 साल का आपको मिलता है 540 में। कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रहा हूँ टेक्स्टबुक का, कोड लगा के फ़ायदा जरूर उठाएं। ऑलराइट, ये हमारी वोकैब शीट है। कल हमने बोर्डम पे छोड़ा था, आज शुरू करेंगे स्टेम फ्रॉम से पेजोरेटिव तक। स्टेम फ्रॉम फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से निकल करके आना। इसको ओरिजिनेट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, अपीयर, मटेरियलाइज, एमिनेट, क्रॉप अप या अराइज फ्रॉम भी बोलते हैं। सबसे खास बात क्या है, सबके बाद में फ्रॉम आ रहा है। कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है उसको बताने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे द पेंडेमिक हैज़ स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। पेंडेमिक जो निकली है वो चाइना की लापरवाही यानी कि नेग्लिजेंस से शुरू हुई है, वहीं से ये जो है इसकी जो है शुरुआत हुई है। तो स्टेम फ्रॉम का सिनोनिम है अराइज फ्रॉम, आर्टिकल में आज आप देखेंगे। फिर एक अगला वर्ड है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है किसी चीज़ को, बुरी चीज़ को आंख मूंद लेना, उसके सामने होने देना। जैसे कुछ गलत काम हो रहा है और सरकार कह रही हो चलो होने दो, है ना, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले तो आप बोल देंगे गवर्नमेंट इज कंडोनिंग दिस गलत काम, जो भी गलत काम है। कंडोनिंग को ये भी बोलते हैं डिसरिगार्ड करना या टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग। किसी चीज़ के आगे आंख मूंद लेने के लिए इस ईडियम को भी यूज़ करते हैं। नो डेमोक्रेटिक स्टेट कैन कंडोन द यूज़ ऑफ वायलेंस। कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट जो है कंडोन नहीं करेगी वायलेंस के यूज़ को, हिंसा के इस्तेमाल को, है ना। तो इस तरीके से वर्ड यूज़ होता है, आज आर्टिकल में आएगा। फिर एक वर्ड है एक्सेसरबेट। इसका मतलब होता है चीज़ों को बद से बदतर बनाना। द मेडिसिन एक्सेसरबेटेड हर सिम्टम्स। दवाई ने बद से बदतर बना दिया उसके सिम्टम्स को। पहले तो हल्की सी खांसी थी, दवाई लेने के बाद बुखार भी आने लगा, तो सिम्टम्स खराब होने लगे। एक्सेसरबेट को वर्सन बोलेंगे ही ऑफकोर्स, खराब करने के लिए। एग्रावेट और एक्सेसपिरेट दो इसके एडवांस सिनोनिम्स हैं किसी चीज़ को बद से बदतर बनाने के। फिर एक वर्ड है हमारे पास प्रोग्नोसिस। इसको प्रोग्नोस्टिकेशन भी बोलते हैं, ये एक नाउन है। ये वर्ड बना है प्री प्लस में डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच। आप बॉडी की जांच करवाते हो ना, शुगर है, बीपी है, ये सब डायग्नोसिस होते हैं। और प्री मतलब पहले से, आप बॉडी में कुछ हुआ नहीं लेकिन पहले ही जांच करवाने पहुंच गए तो आप करवा रहे हैं प्री डायग्नोसिस। मतलब क्या कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को एस्टिमेट या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रिडिक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आ रही है ना बात समझ में। डायग्नोसिस कब होता है, बीमारी होने के बाद, लेकिन आप पहले ही बीमारी से डायग्नोसिस करवाने डॉक्टर के पास चले जाओ तो अपनी बॉडी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे साथ क्या हो सकता है। वहीं से इस प्री प्लस में डायग्नोसिस को, प्रोग्नोसिस वर्ड को हमने यूज़ किया है। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोस्टिकेशन फॉर द इकॉनमी इज रादर डिसअपॉइंटिंग। लंबे वक्त की जो प्रिडिक्शन है हमारी इकॉनमी के लिए वो कुछ हद तक डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आज। लास्ट वर्ड है पेजोरेटिव, नया वर्ड है। पेजोरेटिव का मतलब होता है गालियाँ, अब्यूसिस, डिमीनिंग या डिस्पैरेजिंग लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो सामने वाले को छोटा या खराब दिखाए। ब्यूरोक्रेट शुड बी पनिश्ड फॉर यूजिंग पेजोरेटिव्स विद द पब्लिक। ब्यूरोक्रेट्स को, नेताओं को, बाबुओं को, अफसरों को पनिश किया जाना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए गालियों का इस्तेमाल करने पर पब्लिक के साथ, है ना। ऐसा होना चाहिए। कोई ब्यूरोक्रेट, पुलिस वाला, कोई भी बड़ा अधिकारी अगर गाली देकर के बात करता है तो ही शुड बी पनिश्ड। तो ये 5 वर्ड्स हैं। 5 कितने हुए, 5 ही है ना। आज आर्टिकल में आप देखेंगे। जल्दी से आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब इसकी एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, समरी ये है कि अभी अभी UN की, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग कंक्लूड हुई है अमेरिका में। वहाँ पे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर का बड़ा ही प्यारा सा बयान आया है, जिस बयान में ना जिक्र है पाकिस्तान का, ना जिक्र है चाइना और LAC का। इसमें जिक्र है इंडिया की ग्लोबल रोल का, कैसे इंडिया डिवाइसिव फोर्सेस को अंडर कंट्रोल करेगा और एक ब्रिज का काम करेगा आपस में लड़ती हुई ताकतों के बीच में। हमारा आर्टिकल का ये कहना है कि ये जो बयान है जयशंकर साहब का बड़ा ही विजनरी है। बड़े देश जो हैं छोटी मोटी बातों को डिस्कस नहीं करते हैं कि देखो पाकिस्तान ने ये कर दिया, देखो चाइना ने ये कर दिया। ऐसी बातों को डिस्कस करने की बजाय बड़े मुद्दों के ऊपर बात करती हैं कि दुनिया भर में क्या चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं। टोन आज की वेलकमिंग और प्रेज कर रहा है और वेलकम कर रहा है जयशंकर साहब के इस स्पीच को। बस आज इसकी यही समरी है। अब डिटेल में देखेंगे वो स्पीच क्या है जयशंकर साहब का।
कह रहे डिलीवरिंग इंडिया स्टेटमेंट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और UNGA दिस ईयर। कह रहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर स्पोक ऑफ सेवरल चैलेंजेस इन इंडियाज पास्ट। कह रहे डिलीवर करते हुए वर्ब की आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है और एक पूरा फ्रेज के बाद में कॉमा लगा हुआ है, तो ये निशानी है PPSA फ्रेज की, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दो कामों के एक साथ होने की। तो दूसरा काम एक साथ कौन सा हो रहा है जी? कह रहे डिलीवर करते हुए इंडिया की स्टेटमेंट को, देते हुए इंडिया के बयान को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इस साल दिस ईयर। कह रहा है ऐसा करते हुए अब हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बोलते हैं, जयशंकर साहब, इन्होंने स्पीक ऑफ किया। स्पीक ऑफ करना मतलब किसी चीज़ का जिक्र करना, किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना। इन्होंने जिक्र किया या कहा बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में, और जो है इंडिया के भूतकाल यानी पास्ट को लेके, इंडिया के प्रेजेंट को लेके और इंडिया के फ्यूचर को लेकर के। अब कोमा लगा रहा है, कह रहा है विद अ स्पेशल एम्फोसिस ऑन इमीडिएट शॉक्स। कह रहा है और ये जो पूरा काम किया ना इन्होंने, डिलीवर करते हुए चैलेंजेस के बारे में बात की, जब ये दोनों काम कर रहे थे, ये काम इन्होंने किए हैं एक खास एम्फोसिस के साथ में, खास जोर के साथ में। एम्फोसिस का मतलब होता है जोर, और ये जोर किसके ऊपर है जी? हमारे इमीडिएट शॉक्स की तरफ, ऐसे झटकों की तरफ जो इमीडिएटली हमारे सामने खड़े हैं। और ये झटके कौन से निकल रहे हैं? ये झटके निकल रहे हैं अराइजिंग फ्रॉम द वॉर इन यूक्रेन। ये वो शॉक्स हैं जो अराइज फ्रॉम हो रहे हैं, निकल करके आ रहे हैं उस वॉर से जो हुई है अभी यूक्रेन में। और कहाँ से निकल रहे हैं? कोमा लगा के बता रहे हैं, द कोविड-19 पैंडमिक, इस महामारी से भी निकल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, बदलते हुए क्लाइमेट से भी निकल रहे हैं, एंड टेररिज्म यानी कि आतंकवाद से भी निकल रहे हैं। आगे बात समझ में? ऐसे बना पूरा सेंटेंस। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इन सब चीज़ों के चैलेंजेस के बारे में बोला जो इंडिया के सामने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आने वाले हैं। और ये बोला कब? डिलीवर करते हुए इंडिया की स्टेटमेंट को। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये बन गया PPSA फ्रेज। और ये जब काम इन्होंने किया ना दोनों, तब ये साथ ही साथ खास जोर डाल रहे थे कई सारे शॉक्स पे, और ये सारे शॉक्स इन चीज़ों से अराइज हुए हैं। एक तो वॉर से, एक पैंडमिक से, एक क्लाइमेट चेंज से, एक टेररिज्म से। अब स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं। जयशंकर की वर्ब है स्पोक ऑफ। अब ये दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ध्यान से देखो। कभी कभी आप देखोगे एक्सप्लेन और कभी कभी देखोगे एक्सप्लेन अवे। दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना, लेकिन एक्सप्लेन का मतलब होता है नॉर्मल तरीके से, एक्सप्लेन अवे का मतलब होता है डिटेल में समझाना। इसीलिए इसको एक्सपैंड अपॉन भी बोलते हैं, किसी चीज़ को एक्सपैंड करना, किसी बात को खोल खोल के बताना। तो ये एक्सप्लेन और एक्सप्लेन अवे के बीच का डिफरेंस आप समझे। एक्सपैंड अपॉन नाम की फ्रेजल वर्ब आगे अभी आएगी। अब वैसा ही डिफरेंस होता है स्पीक एंड स्पीक ऑफ या स्पीक अबाउट में। स्पीक का मतलब होता है किसी से कुछ बोलना, आई विल स्पीक टू यू, आई विल स्पीक विद यू, है ना, या शी स्पोक, ही स्पोक, उसने कुछ बोला। लेकिन स्पीक ऑफ या स्पीक अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जिक्र करना। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीक और स्पीक ऑफ में भी फ़र्क आपको करना है। जैसे यहाँ पे जयशंकर साहब ने स्पोक ऑफ किया, इन्होंने इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया। तो एक्सपैंड अपॉन अभी आर्टिकल में देखेंगे, वो एक्सप्लेन अवे से जोड़ लेना, और स्पीक ऑफ का मतलब आप देख चुके हैं। अराइज फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, क्रॉप अप फ्रॉम, कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है, ये सारे शॉक्स निकले हैं, अराइज फ्रॉम हुए हैं यहाँ से, वॉर से, यूक्रेन में। तो इस तरीके से ये सारे जो फ्रेजेस में फ्रॉम प्रीपोजिशन का ध्यान आपको रखना है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ हु मेड पेजोरेटिव रिमार्क्स अबाउट इंडिया। कह रहा है एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है उल्टापन, और स्टार्क का मतलब होता है जो साफ साफ दिखाई दे। कह रहा है एक जाहिर तौर पे, एक स्टार्क तौर पे, कॉन्ट्रास्ट में, उल्टेपन में, जो है किससे? शहबाज शरीफ से, पाकिस्तान के PM से। और ये कौन से शरीफ हैं? ये वो शरीफ हैं जिन्होंने मेक किया है गालियों को, पेजोरेटिव को। और कौन से पेजोरेटिव? गालियों वाले रिमार्क्स इंडिया के बारे में। कह रहा है इनसे बिल्कुल उल्टा जा करके हुआ क्या? कह रहे मिस्टर जयशंकर मेड नो डायरेक्ट कमेंट ऑन पाकिस्तान। जयशंकर ने कोई भी डायरेक्ट कमेंट जो है पाकिस्तान पे नहीं किया। तो समझ गए ना क्या हुआ है वहाँ पे? पाकिस्तान ने तो खूब गालियाँ वालियाँ दी है, इंडिया को देता ही है पाकिस्तान हर जगह पे। तो वहाँ पे ऐसे एक फोरम पे जहाँ पे पाकिस्तान खूब गालियाँ इंडिया को दे रहा है, इंडिया ने एक भी बार पाकिस्तान की बात नहीं की। शहबाज शरीफ के लिए आया हु, इसकी वर्ब है मेड। पेजोरेटिव का मतलब आप समझ चुके हैं, गालियाँ। जयशंकर का वर्ब है मेड। चलिए, कह रहे नोर डिड ही डायरेक्टली मेंशन इंडिया चैलेंजेस एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कह रहे ना ही, नोर ना ही उन्होंने मेक किया डायरेक्टली कोई मेंशन को, नोर डिड ही डायरेक्टली मेंशन, उन्होंने कोई जिक्र किया। और किसका?
इंडिया की चुनौतियों का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे LAC पे चाइना के साथ। कह रहा ऑल्दो ही क्रिटिसाइज चाइनाज हैबिट ऑफ पॉलिटिसाइजिंग एंड ब्लॉकिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल टेररिस्ट डेजिग्नेशन। कह रहे हालांकि इन्होंने क्रिटिसाइज जरूर किया चाइना की उस आदत को, उस हैबिट को जो है राजनीतिकरण की, पॉलिटिसाइजिंग की, सियासत करने की और क्या करने की, ब्लॉक कर देने की यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा महासभा के सिक्योरिटी काउंसिल के टेररिस्ट की डेजिग्नेशंस को। तो UN जब भी किसी टेररिस्ट को, किसी आदमी को टेररिस्ट करार देता है जिसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, अच्छे लेवल का जो टेररिस्ट है, चाइना हमेशा उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के चक्कर में। आगे बात समझ में। तो इस हैबिट को जरूर इंडिया ने क्रिटिसाइज किया कि क्यों आप वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, चाइना के लिए बोला। चलिए, ही की वो डिड मेंशन इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन होने का रीजन आप जानते हैं, बेसिक ग्रामर में पार्ट 19 और 20 देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये नोर, नीदर, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ये सभी वर्ड्स जब सेंटेंस की शुरुआत करें तो ये हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लाने को मजबूर कर देते हैं और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन की क्लास सभी लोग देखेंगे, नोर के वजह से यहाँ पे इन्वर्जन किया गया है ना। थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक्स के बिना फिर ये सब ऐसा हो जाएगा जैसे हवा में तीर मारने जैसा। ही की वो क्रिटिसाइज ही आया जयशंकर साहब के लिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर और इमेजिनरी लोकेशंस के आगे हमेशा द लगता है। जैसे इक्वेटर है, इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नदर्न हेमिस्फीयर, ग्रीनविच, LAC, LOC, ये सभी जो इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने बनाई है इंसान ने, इनके आगे हम हमेशा द लगाते हैं। और आगे बढ़े, कह रहा है हिज कॉमेंट्स ऑन यूक्रेन वर वॉच्ड। कह रहा है उनके जो कमेंट्स थे यूक्रेन पे, इनको वॉच किया गया, इनको देखा गया। कह रहा है क्यों? कह रहा है एज दे केम डेज आफ्टर PM मोदी वॉज लॉर्डेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज। कह रहे क्योंकि ये केम हुए, ये आए कुछ ही दिनों बाद, और किस चीज़ के, जब मोदी साहब को लॉर्ड किया गया। लॉर्ड का मतलब होता है अपलॉड करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना। जब मोदी साहब की वाहवाही हुई है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। अच्छा, क्यों वाहवाही हुई है? फॉर टेलिंग रशियन प्रेसिडेंट पुतिन दैट द एरा ऑफ वॉर इज ओवर। ये बताने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को कि एरा जो है, जो युग जो है वॉर का, अब वो खत्म हो चुका है, इज ओवर। आगे बात समझ में, सिंपल सेंटेंस से ब्रेक कर दिया मैंने। उनके कमेंट्स यूक्रेन पे देखे गए, पूरी दुनिया में सुने गए, क्योंकि वो कुछ ही दिनों बाद आए हैं जब मोदी साहब को अपलोड या लोड किया गया दुनिया भर की वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, ये बताने के लिए पुतिन को कि एरा ऑफ वॉर जो है ख़त्म हो चुका है, युग जो है जंग का वो जा चुका है। इस बात पे इनके वर्ड्स को भी, कमेंट्स को वॉच किया गया। कमेंट्स की वर्ब है वर वॉच्ड पैसिव वॉइस के अंदर। दे की वर्ब है केम, दे आया है कमेंट्स के लिए। मोदी साहब की वर्ब है वॉज लॉर्डेड। लॉर्ड का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, अपलोड करना। अपलोड और लॉर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अपलोड फुल फॉर्म है, लॉर्ड इसकी शॉर्ट फॉर्म है, दोनों का मतलब है प्रशंसा करना, है ना। एरा की वर्ब है इज। चलो और देखें आगे। कह रहे मिस्टर जयशंकर एक्सपैंडेड ऑन मिस्टर मोदीज थीम विदाउट सीमिंग टू इधर क्रिटिसाइज रशिया और कंडोन इट्स एक्शन। कह रहे जयशंकर साहब ने एक्सपैंड अपॉन किया। देखिए, एक्सपेंड ऑन या एक्सपेंड अपॉन, अभी आपको ऊपर बताया था किसी चीज़ को एक्सप्लेन अवे करना, डिटेल में बताना। तो इन्होंने क्या किया? एक्सपेंड ऑन या अपॉन किया, डिटेल में बताया। और किसको? मिस्टर मोदी की थीम को, ये जो वॉर ऑफ एरा इज ओवर। और कैसे? विदाउट सीमिंग टू इधर क्रिटिसाइज रशिया, बिना सीम होते हुए, बिना दिखाई देते हुए, या तो क्रिटिसाइज करते हुए रशिया को, और या फिर कंडोन इट्स एक्शंस, इसके एक्शंस की तरफ कंडोन करते हुए, आंख मूंदते हुए। तो इस तरीके से इन्होंने मोदी साहब को और डिटेल में बताया, मोदी साहब की बात को, जिसमें ना तो रशिया का क्रिटिसिज्म है, ना रशिया की किसी गलत बात की तरफ आंख मूंदी गई है। अब कैसे? कह रहा इंस्टेड ही सेड इंडिया स्टैंड्स ऑन द साइड ऑफ पीस। कह रहा बजाय उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया खड़ा है पीस की साइड में, शांति की तरफ। ऑफ रिस्पेक्ट फॉर UN चार्टर, ये खड़ा है रिस्पेक्ट की तरफ UN के चार्टर की। डायलॉग की तरफ खड़ा है, एंड डिप्लोमेसी की तरफ खड़ा है, बातचीत और कूटनीति की तरफ खड़ा है। एंड विद ऑल दोज नाउ ग्रैपलिंग विद द एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। इंडिया खड़ा है उन लोगों के साथ, विद ऑल दोज, वो सभी लोगों के साथ जो जूझ रहे हैं, ग्रैपल विद कर रहे हैं बढ़ती हुई कॉस्ट के साथ में, जो है फूड की, फ्यूल की और फर्टिलाइजर की, खाने की, ईंधन की और खाद की। आगे बात समझ में। तो जयशंकर साहब के रिमार्क्स कुछ इस तरह के थे, ना रशिया को कंडोन करना, ना रशिया को क्रिटिसाइज करना, बस ये बोल दिया इन्होंने हम पीस की तरफ खड़े हैं,
यूएन के चार्टर को, यानी यूएन के जो रूल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। बातचीत में हमारा विश्वास है, डिप्लोमेसी में हमारा विश्वास है, वॉर में हमारा विश्वास नहीं है। और हम उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो दुनिया भर में भूख से तड़प रहे हैं, फूड और फ्यूल के बढ़ते हुए प्राइसेस से जूझ रहे हैं, ग्रैपल विद कर रहे हैं। समझ में सेंटेंस? जयशंकर की वर्ब एक्सपांडेड ऑन, इसका मीनिंग आप देख चुके हैं। ही आया जयशंकर के लिए, वर्ब है सेड। इंडिया की वर्ब है स्टैंड्स। कंडोन करना मतलब किसी चीज की तरफ आंख मूंदना, टू टर्न ए ब्लाइंड आई टू समथिंग भी इस जो है वर्ड को बोलते हैं। अच्छा, ये ग्रैपल विद, टैकल विद, ये अच्छे से करवा चुका हूँ आपको। कब किसके साथ में विद लगेगा, कब किसके साथ में नहीं लगेगा, गलती निकालना जानते हो ना। टैकल के साथ में विद नहीं आएगा, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। डील विद, कंटेंड विद, पुट विद, कॉप अप विद, ग्रैपल विद, टैकल, है ना। लेकिन टैकल के साथ में विद नहीं आता। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, पुट के साथ में हमेशा अप आएगा, तो ये होगा पुट अप विद। और तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, कॉप के साथ में अप नहीं आता, तो इसको बोलते हैं कॉप विद, बिना अप के। तो अब इनकी सही फॉर्म्स आपने बना दी है ना। चलो, बार बार करवाने का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स नए आते हैं रोज, ऐसे कॉन्सेप्ट जब बार बार होते हैं तो पुराने स्टूडेंट्स का रिवीजन हो जाता है, नए वालों को पहली बार कॉन्सेप्ट जानने को मिलता है। आगे कह रहा है जी, हिज वर्ड्स वर इवन हैंडेड एंड रिक्वायर ग्लोबल स्टेक होल्डर्स टू कंसिडर बोथ द रिस्क फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। कह रहा है उनके जो शब्द थे वो इवन हैंडेड थे। इवन हैंडेड का मतलब दोनों तरफ के थे, बैलेंस थे, किसी तरफ झुके नहीं हुए थे। उनके सारे वर्ड जो अल्फाज थे वो एक तरफ एक तरीके से, पूरी तरीके से बैलेंस थे। एंड रिक्वायर, और वो रिक्वायर भी करते हैं कि दुनिया भर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भागीदार कंट्रियां हैं, कि वो कंसीडर करें दोनों ही रिस्कों को, दोनों ही जोखिमों को। अब कौन कौन से हैं? पहला जोखिम है फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, यूक्रेन में होने वाली वॉर का, कॉन्फ्लिक्ट का। और दूसरा कौन सा है? वो वाला रिस्क है जो आ रहा है फ्रॉम यूएस EU लेड सैंक्शंस, अमेरिका और EU के द्वारा नेतृत्व में आए हुए, लेड किए हुए सैंक्शंस का। अब ये कौन से सैंक्शंस हैं? दैट कुड एक्सेसरबेट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। ये वो सैंक्शंस हैं जो एक्सेसरबेट कर देंगे और खराब बना देंगे, बद से बदतर बना देंगे दुनिया भर के इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन को। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है दरारें, इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक। तो आर्थिक दरारों को और खराब बना देंगे, गरीब देशों को और गरीब बना देंगे, अमीर देशों को और अमीर बना देंगे। और ये खराब बनाएंगे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की रुझान को। सिंपल सेंटेंस है, वर्ड्स की वर्ब है वर, दूसरी वर्ब है रिक्वायर। वर्ड्स ऐसे थे और वर्ड्स इसको रिक्वायर करते थे। दैट आया है सैंक्शंस के लिए। सैंक्शंस जो एक्सेसरबेट करेंगे, एक्सेसरबेट, एग्रावेट, वर्सन, जानते हो ना सारे वर्ड्स। एक्सेसपरेट, चीज़ों को बद से बदतर बनाना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांटने का काम, किसी चीज़ को तोड़ना, क्रैक करना। फिशर्स या क्लेवेज को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। मैंने आधा घंटा वेट किया कि ये रुक जाए, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा है ना, शोर आ ही जा रहा है। कह रहे द प्रोग्नोसिस सीम्स इवन ब्लीकर गिवन दैट जस्ट प्रायर टू द UNGA मिस्टर पुतिन डिलीवर्ड अ स्पीच। कह रहे जो प्रोग्नोसिस है, अब ये प्रोग्नोसिस तोड़ के बताया था वर्ड आपको, प्री प्लस में डायग्नोसिस, आगे आने वाले वक्त की प्रोफेसी है ना, प्रिडिक्शन। कह रहा है आगे की अगर प्रिडिक्शन एस्टिमेशन देखो तो ये और ज़्यादा ब्लीकर दिखाई देता है। ब्लीक का मतलब है ग्लूमी या उदासी भरा, ब्लीकर मतलब और ज़्यादा उदासी भरा, कंपैरेटिव डिग्री। तो आगे का भविष्य जो है और ज़्यादा हमें सैड दिखाई देता है, ग्लूमी दिखाई देता है। कह रहे इस चीज़ को देखते हुए, गिवन दैट, और किस चीज़ को? कह रहे बिल्कुल प्रायर टू, बिल्कुल पहले, इस UNGA के बिल्कुल इससे पहले हुआ ये, मिस्टर पुतिन ने डिलीवर किया एक स्पीच को, इन्होंने एक भाषण दिया। और कौन सा स्पीच है ये? कमिटिंग टू रशियाज एबिलिटी टू यूज ऑल वेपन्स, कमिट करते हुए, भरोसा दिलाते हुए रशिया की ताकत का यूज़ करने की, इसके सभी वेपन्स को। और कौन से वेपन्स है? इंक्लूडिंग न्यूक्लियर ऑप्शंस, जिसमें शामिल है न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन भी। तो इस वजह से और ज़्यादा प्रोग्नोसिस फ्यूचर का खराब दिखाई देता है। UNGA से बिल्कुल पहले रशिया ने एक नया बॉम्ब फेंक दिया और बोल दिया हम तो सारे वेपन्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे। कह रहा दूसरा क्या हुआ साथ में? कह रहा वाइल द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट सेड नो डायलॉग कुड ब्रिंग एन एंड टू द वॉर। जबकि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इन्होंने ऐसा कहा कि कोई भी बातचीत, कोई भी डायलॉग इस वॉर को ख़त्म नहीं कर सकता, कुड ब्रिंग एन एंड टू द वॉर। और ये इन्होंने कैसे कहा? ये इन्होंने कहा कॉलिंग फॉर, या कॉलिंग इंस्टेड फॉर मोर वेपनरी। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। कह रहे बजाय इन्होंने ये कहा डिमांड करते हुए और ज़्यादा हथियारों का और ज़्यादा वेपनरी का। एंड अ ग्लोबल एफर्ट टू पुनिश रशिया, और एक दुनिया भर के एफर्ट का जो है रशिया को पनिश करने का, रशिया को समझ गए ना, दंडित करने का। तो ये रीजंस है। इसकी वजह से ऑथर को लगता है कि फ्यूचर जो है बड़ा ही
ग्लीमी रहने वाला है। रशिया कह रहा है हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे, जेलेंस्की कह रहा है हमें तो बातचीत करनी नहीं है, हमें तो और वेपन चाहिए और रशिया को पनिश करते जाओ। ऐसा करके ही वॉर खत्म होगी, बातचीत से कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो दोनों कंट्रियां लड़ने पे पूरी उतारू हैं, तो फ्यूचर थोड़ा सा खराब है। सेंटेंस समझ में आ रही है ना पूरी अंडरस्टैंडिंग से। प्रोग्नोसिस की वर्ब है सीम्स, प्रोग्नोसिस मैंने आपको ब्रेक करके बता दिया। पुतिन की वर्ब है डिलीवर्ड, गिवन दैट का मतलब होता है इस चीज़ को देखते हुए। ब्लीक आप जानते हैं उदासी भरा, सैड या ग्लूमी। जब पुतिन ने डिलीवर किया इस स्पीच को तब वो इंडिकेट भी कर रहे थे न्यूक्लियर ऑप्शंस को, दोनों काम एक साथ हो रहे थे, इंडिकेटिंग बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, पीपीएसए। बस पीपीएसए का यही काम है, दो चीज़ें एक साथ में हो रही हो ना। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, तो हैविंग फूड या हैविंग मील, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन। तो एक वर्ब को मेन वर्ब बना दो, दूसरी वर्ब को वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बता दो और पीपीएसए का नाम दे सकते हैं। प्रेसिडेंट यूक्रेन की वर्ब है सेड, डायलॉग की वर्ब है कुड ब्रिंग। जब इन्होंने ऐसा बोला कि कोई चीज़ जो है वॉर खत्म नहीं करेगी, तब वो कॉल फॉर कर रहे थे, यहाँ पे कॉल फॉर बन गया पीपीएसए, ठीक है, इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। अब दो कॉन्सेप्ट करेंगे फटाफट से। पहला कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनके बाद में हमेशा आप टू देखेंगे कंपैरिजन के लिए, देन नहीं आएगा टू ही आएगा। ये वर्ड्स इसी तरह से चलते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर, जूनियर सीनियर, एंटीरियर पोस्टीरियर और प्रायर। सुपीरियर मतलब आप जानते हैं जो बेहतर हो क्वालिटी में, इन्फीरियर मतलब जो क्वालिटी में खराब हो। सीनियर जूनियर तो आप जानते ही होंगे, जो आगे होता है वो सीनियर होता है, जो पीछे होता है किसी मामले में जूनियर होता है। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ वाला। गाड़ी के एंटीरियर जो है हिस्से में इंजन रहता है, पोस्टीरियर हिस्से में गाड़ी के डिक्की रहती है। आ रही बात समझ में? एंटीरियर सामने वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला। और प्रायर का मतलब है पहले। इनके बाद में कभी भी देन नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग एक्सपेंसिव बट इन्फीरियर देन जापानीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग डिस्कार्डेड बाय कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड। कह रहा है एक्सपेंसिव होते हुए लेकिन ख़राब भी होते हुए जापानीज प्रोडक्ट्स के मुकाबले, जापानीज प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा महंगे और इन्फीरियर होने की वजह से हुआ क्या, चाइना के प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है इनको पूरी दुनिया के कंज्यूमर्स के द्वारा। दुनिया बोलती है हम जापानी प्रोडक्ट ले लेंगे ना, आपसे सस्ता भी है और आपसे अच्छा भी है। अब यहाँ पे गलती यही है कि एक्सपेंसिव और इन्फीरियर दोनों के लिए हमने देन का यूज़ कर दिया, जो कि गलत है। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक्सपेंसिव के साथ में देन लगाएं और इन्फीरियर के साथ में क्या लगाएंगे आप, यहाँ लगाएंगे टू। आगे बात समझ में? बीइंग एक्सपेंसिव देन बट इन्फीरियर टू जापानीज प्रोडक्ट्स। ऐसा क्यों हुआ? एक्सपेंसिव के साथ में यहाँ पे मोर लिखें, मोर एक्सपेंसिव है ना, बीइंग मोर एक्सपेंसिव। तो बीइंग मोर एक्सपेंसिव देन, तो एक्सपेंसिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन आ गया, लेकिन इन्फीरियर अपने साथ में देन नहीं लेता, तो ये लेगा टू। वैसे द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क इज जूनियर देन एन इंस्पेक्टर। पोस्ट जो है क्लर्क की वो जूनियर होती है एक इंस्पेक्टर से। देखो अगर कंपेयर कर रहे हो, जूनियर यूज़ कर रहे हो, तो देन नहीं, आप यहाँ भी यूज़ करेंगे टू को। एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, यहाँ आएगा टू। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? कंपैरिजन तो होगा इन वर्ड्स का, लेकिन होगा टू से। अब मुझे बताओ, सेकंड सेंटेंस में एक एरर है जो मैंने छोड़ दी, क्या पकड़ में आ रही है क्या आपके? सबकी पकड़ में आनी चाहिए। पोस्ट जो है ना क्लर्क की, वो इंस्पेक्टर से छोटी नहीं हो सकती, इंस्पेक्टर की पोस्ट से छोटी हो सकती है। तो जूनियर टू एंड इंस्पेक्टर नहीं, जूनियर टू यहां लिखेंगे द पोस्ट ऑफ एन इंस्पेक्टर। पोस्ट को पोस्ट से ही कंपेयर करोगे तभी सेंटेंस सही बनेगा। और दूसरी बार पोस्ट लिखने की बजाय आप दैट भी लिख सकते हैं। तो दैट और दोज वाली एरर को हमेशा ध्यान रखें, चीज़ों को बराबरी वाली कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री को बनाया गया है। चलो आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेपनरी का मतलब होता है हथियार या हथियारों का ग्रुप। अब इसके लिए दो वन वर्ड्स हैं हमारे पास। एक हथियारों की या पैसे की सीक्रेट स्टोरेज को क्या बोलते हैं, एक वन वर्ड ये बताना है आपको। और एक कंट्री के सारे वेपन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। मान ले कोई कंट्री के पास 500 वेपन्स हैं, तो उन वेपन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन याद आपको ही करने हैं। वेपन्स के ग्रुप को बोलते हैं आर्सेनल, ठीक है, और सीक्रेट स्टोरेज को बोलते हैं कैश। दो वन वर्ड्स हैं, याद रखें, आर्सेनल और कैश। बढ़े आगे, चलो। अब थोड़ा सा रह गया यहाँ से। कह रहे अबव ऑल मिस्टर जयशंकर हेल्ड व्हाट ही कॉल्ड द न्यू इंडिया अंडर मिस्टर मोदी। कह रहे सब चीज़ों से ऊपर मिस्टर जयशंकर ने हेल किया। हेल का मतलब है प्रशंसा करना, प्रेज करना। और किस चीज़ को हेल किया? जिस चीज़ को इन्होंने कॉल किया नया इंडिया, नया भारत, मोदी साहब के अंडर में। और ये काम इन्होंने कैसे किया? अब देखो फिर पीपीएस से लगा दिया कोमा लगा के। स्पेलिंग आउट 5 प्लेजेस
मेड एट द 75th इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी। स्पेल आउट करते हुए, स्पेल आउट करने का मतलब होता है स्पेसिफाई करना, साफ शब्दों में बताना, साफ शब्दों में बताते हुए 5 उन जो है कस्मों को, उन प्लेजेस को, उन कमिटमेंट्स को जो मेक किए गए थे आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 75वीं सालगिरह पे इस साल की इंडिपेंडेंस डे की। अब ये कौन से प्लेजेस हैं? विच इंक्लूड्स मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशंस बाय 2047, जिसमें शामिल है इंडिया को मेक करना एक विकसित देश 2047 तक। आगे बात समझ में? तो जयशंकर साहब ने मोदी साहब के नए भारत के रिमार्क्स को बहुत अच्छे से हेल या प्रेज किया यूएनजीए के अंदर। 5 जो कस्में हमने खाई थी उन कस्मों को भी इन्होंने जिक्र किया। जयशंकर साहब की वर्ब है हेल्ड। हेल का मतलब आप समझ चुके हैं, प्रशंसा करना। ही आया जयशंकर के लिए, इनकी वर्ब है कॉल्ड। स्पेलिंग आउट यहाँ पे पीपीएस से है, जब ये ऐसा हेल कर रहे थे तब ये स्पेल आउट भी कर रहे थे। स्पेल आउट करना मतलब स्पेसिफाई करना। अगर किसी चीज़ की स्पेलिंग आपको लिखने को बोल रहा हूँ तो आप उसको स्पेल आउट करेंगे, और जैसे ही आपने उसकी स्पेलिंग लिखी तो एक क्या किया आपने, उस वर्ड को आपने डिटेल में लिख करके बताया है ना। तो स्पेल आउट का मतलब भी होता है डिटेल में किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना। प्लेज का मतलब होता है कसम, वाव, प्रॉमिस, कमिटमेंट। विच की वर्ब इंक्लूड्स, विच आया है प्लेजेस के लिए। चलिए, अब ये प्लेजेस के लिए विच जो आपने लगाया है ना, यहाँ पे एक्चुअल में आपको इंक्लूड लिखना चाहिए। प्लेजेस इंक्लूड करती हैं ऐसा है ना, तो विच इंक्लूड्स की जगह टेक्निकली विच इंक्लूड लिखेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे एंटीसीडेंट के हिसाब से। कह रहे ही एडिड दैट इंडिया इज रेडी टू टेक ऑन एनहांस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द ग्लोबल बॉडी। उन्होंने ऐसा भी ऐड कर दिया अपनी बात में कि इंडिया तैयार है, रेडी है टेक ऑन करने के लिए, जिम्मा लेने के लिए। टेक ऑन करना मतलब जिम्मा लेना किसी चीज़ का, और किसका? बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का, इस ग्लोबल बॉडी में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में। तो उन्होंने बोला इंडिया जो है स्थायी सदस्यता के लिए, परमानेंट सीट के लिए भी ऑलमोस्ट तैयार है यूएनजीए के अंदर। एंड कॉल्ड फॉर अ यूफॉर्म्ड यूएन विद एन एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल। और आगे वही बात बोली, इन्होंने कॉल फॉर किया, डिमांड किया एक सुधार किए हुए यूनाइटेड नेशंस का, एक बहुत बड़ी, एक पहले से एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। और ये कैसे किया? एज अ मीन्स एट राइटिंग द इनजस्टिस डन टू द ग्लोबल साउथ। ये होगा एक मीन्स के तौर पे, एक उपाय के तौर पे जो है सही करने का, राइट करने का उस अन्याय को, उस इनजस्टिस को जो अन्याय किया गया है दुनिया के ग्लोबल साउथ के द्वारा। हुआ ये कि साउथ की तरफ से कोई भी कंट्री, चाहे आप किसी भी कॉन्टिनेंट में ले लो, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में या एशिया में, यूरोप में, साउदर्न कंट्रीज़ को यूएन की जो है सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो उन्होंने यही बोला कि हम तो ना कॉल फॉर करते हैं यूएन के रिफॉर्म का, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल और ज़्यादा बड़ी हो, 5 की जगह 6 या 7 मेंबर्स हों परमानेंट। और ग्लोबल साउथ के साथ जो इनजस्टिस हुआ है दुनिया में, सदन किसी भी कंट्री को यूएनएससी में जगह नहीं मिली है परमानेंट मेंबरशिप, तो उस इनजस्टिस को भी सही किया जा सकेगा इस रिफॉर्म के द्वारा। ही की वर्ब है एडिड, इंडिया की वर्ब है इज। अच्छा, ही की दूसरी वर्ब है कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का मतलब है डिमांड करना, राइटिंग का मतलब है सही करना, एक्सपेंडेड का मतलब है और बड़ा। कह रहे द ईयर अहेड वेयर इंडिया विल होस्ट द G20 समिट विल नो डाउट टेस्ट द विल एंड द एबिलिटी ऑफ मोदी गवर्नमेंट। कह रहे जो ईयर अहेड है, ईयर मतलब साल, अहेड मतलब आने वाला, कह रहे आगे आने वाला जो साल है जहाँ पे इंडिया होस्ट करेगा G20 की समिट को, कह रहे ये साल जो है ना, ये बिना डाउट के टेस्ट करेगा विल को, हमारी विल का मतलब होता है आत्मबल, है ना, अपना मनोबल जो होता है, ये हमारी विल को टेस्ट करेगा और हमारी एबिलिटी को भी टेस्ट करेगा मोदी गवर्नमेंट की। अब ये एबिलिटी किस चीज़ की है? ये है टू प्ले द रोल ऑफ ग्लोबल यूनाइटर, दुनिया भर में ग्लोबल यूनिटी लाने वाले एक ताकत का रोल प्ले करने का। और ये करेगा एंड व्हाट मिस्टर जयशंकर कॉल्ड अ ब्रिज बिटवीन नेशंस पोलराइज्ड बाय बिटर डिवाइड्स। और ये है जिस ऐसी चीज़ को जिसको मिस्टर जयशंकर ने कॉल किया है एक ब्रिज, एक पुल, और ये पुल होगा बिटवीन उन देशों के बीच में जो पोलराइज्ड हो चुकी हैं, ध्रुवीकृत हो चुकी हैं, कड़वी यानी बिटर डिवाइड्स के साथ में, दरारों के साथ में। सेंटेंस थोड़ा सा अजीब बना हुआ लेकिन आसान है। आने वाले वक्त में इंडिया होस्ट करेगा G20 को, और ये साल जो है टेस्ट करेगा, अग्नि परीक्षा लेगा हमारे विल की, हमारे इरादे की और हमारी एबिलिटी की। अब ये दो चीज़ों की एबिलिटी है। पहली एबिलिटी है हमारे उस रोल की ग्लोबल यूनाइटर के तौर पे, और दूसरा हमारा रोल है ऐसे चीज़ के तौर पे वट, जिसको जयशंकर ने बोला है एक ब्रिज, एक पुल, तो पुल के रोल को भी टेस्ट करेगा, और ये पुल है दुनिया के बटे हुए देशों के बीच में। जयशंकर की वर्ब है कोल्ड, ईयर हेड की वर्ब है टेस्ट, इंडिया की वर्ब है विल होस्ट। ईयर हेड की वर्ब है विल टेस्ट, है ना, विल टेस्ट। कह रहा है इट इज़ अ गोल विच विल ओनली बी अचीवेबल इफ न्यू दिल्ली इज एबल टू प्ले अ सिमिलरली यूनाइटिंग रोल इन इट्स ओन नेबरहुड। कह रहा है ये गोल है, ये तभी अचीवेबल होगा, ये तभी पूरा हो पाएगा
अगर नई दिल्ली एबल होता है इस काम को करने में, और किस काम को, प्ले करने में एक ऐसा ही यूनाइट करने वाला रोल, एक ऐसी ही सबको साथ में लाने वाली भूमिका, और कहाँ पे, अपने खुद के पड़ोस में, पहले अपने नेबरहुड में, एंड ब्रिंग पोलराइजिंग एंड डिवाइसिव फोर्सेज विद इन इंडिया अंडर कंट्रोल। और अगर ये रोल प्ले करेगा ब्रिंग करने में पोलराइज करने वाली और डिवाइस करने वाली, यानी कि डिवाइड करने वाली फोर्सेस को, और कहाँ पे, इंडिया के अंदर अंडर कंट्रोल। तो ये काम तभी हो पाएगा जब मोदी साहब इंडिया के आसपास और इंडिया के अंदर भी ये काम करके दिखाएं, तभी दुनिया भर में ये काम करना इनके लिए ईजी होगा। तो लास्ट में इन्होंने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें की हैं। इट की वर्ब इज, दिल्ली की वर्ब इज, विच की वर्ब विल ओनली बी। आर्टिकल आपका पूरा हो चुका है। बहुत इजी आर्टिकल था, ये लग रहे होंगे आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस, लेकिन ब्रेक करके पढ़ना है, इसीलिए छोटा छोटा करके आपको पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ के। आ जाओ जल्दी से अपने क्विज पे, क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जयशंकर के स्पीच का कौन सा साइलेंट फीचर था, कौन सा था? तो 3 साइलेंट फीचर नहीं थे। साइलेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट फीचर। तो 3 बातें झूठी हैं, एक बात सच्ची है। सच्ची बात को यहाँ पे पकड़ लो। हमने CAA एक्ट की बात की, हमने पाकिस्तान की टेरर एक्टिविटी की बात की, हमने LAC इश्यू पे बात की, या हमने बढ़ते हुए इन्फ्लेशन पे अपनी चिंता जाहिर की। तो सही बात को आपको यहाँ पे अपना आंसर बनाना है। सेकंड में आपसे पूछा है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है चारों में से जो आने वाले वक्त में जो इकोनॉमिक फ्यूचर है उसको ब्लीक बताती है ऑथर के हिसाब से। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ऑथर को लगता है कि हमारा फ्यूचर आउटलुक जो है बड़ा ही ग्लूमी है, सैड है? तो पहली चीज़ है रशिया की थ्रेट है जो सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने की है। फिर रशिया की जो इंडिकेशन है न्यूक्लियर वॉर्स को, न्यूक्लियर स्ट्राइक को करने की। यूक्रेन का जो टफ फाइट है जो रशिया को वो दे रहा है, या फिर चाइना का जो इन्वेजन है ताइवान का, जो कभी भी पोटेंशियली हो सकता है। तो आपको क्या लगता है आर्टिकल का जो ऑथर है इनमें से इन चारों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से उसको ऐसा लगा? सही चीज़ को आपको यहाँ पे मार्क करना है। तीसरा एक वन वर्ड है, आपसे पूछा है कि किसी कंट्री के सभी वेपन के इक्विपमेंट के स्टोरेज को क्या बोलते हैं, कलेक्शन को क्या बोलते हैं? तो ये वन वर्ड आपको मैंने करवाया है। चौथा आपसे पूछा है इस ईडियम को वन वर्ड में बदलना है। टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग, आंख मूंद लेना, इसको वन वर्ड फॉर्म में कैसे बोलेंगे? पांचवा और छठवां 2 एरर्स हैं इसके अंदर। 2 एरर्स के मैं हिंट आपको दे देता हूं। फर्स्ट एरर मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और सेकंड एरर मिलेगी आपको दैट दोज वाली। अब ये बताऊंगा नहीं कहाँ पे है, ये आपको खुद से निकालनी है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। ठीक है, दैट दोज वाली एरर आपको मिलेगी। 2 एरर्स आपको कहीं पे मिल जाएंगी। कोशिश करो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर्स रखें, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करो। आउट ऑफ 6 आपको कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, राइटिंग का, SSC का, बैंकिंग का। दिन रात टीम लगी हुई है, कोर्सेज को अपडेट कर रही है ताकि नए पैटर्न के हिसाब से SSC बैंक को आप प्रिपेयर कर सकें। फ़ायदा आप ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है। कोर्स लेके मेहनत करनी है तो यही वक्त है। बाद में 1 महीना पहले ना सर हेल्प कर सकेंगे आपकी, ना खुद हेल्प कर सकोगे आप। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू एप्लीकेशन और कोर्सेज, ये नंबर है, टीम से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। फ़ोन मत किया करो, अभी बहुत छोटी टीम है, फ़ोन उठाने का टाइम नहीं मिलता। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।